उसको हम नेजल कैविटी कहते हैं। और यही नेजल कैविटी जिस पार्ट में ओपन होती है, ये नेजल कैविटी जिस हिस्से में ओपन होती है, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? नेसोफेरिंक्स कहते हैं। नेसोफेरिंक्स इज द पार्ट ऑफ फेरिंक्स। यानी आप ये कह सकते हो कि नेजल कैविटी ओपन होती है किसमें? फेरिंक्स में। तो डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एक पार्ट फेरिंक्स भी आता है। तो डियर स्टूडेंट, बेसिकली ये जो इन्फ्लेमेशन होती है, इसमें फेरिंक्स का जो है वो मेन रोल है। क्यों? क्योंकि ये फेरिंक्स जो है ये रास्ता प्रोवाइड करता है किसको? पैथोजेंस को। तो वो इस रास्ते को यूज करके यहाँ पर इन्फ्लेमेशन करते हैं मिडल ईयर में। डियर स्टूडेंट, तो इसलिए हम ओटाइटिस मीडिया को अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है फेरिंक्स क्या है? इन्वॉल्व है। नेसोफेरिंक्स इज द अपर पार्ट ऑफ फेरिंक्स और ये इन्वॉल्व है किस चीज में? मिडल ईयर की इन्फ्लेमेशन में। क्यों? क्योंकि ये रास्ता देता है पैथोजेंस को, पैथोजेंस इस रास्ते से इंटर हो इसमें मिडल ईयर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मुश्ताक अहमद, लेक्चर ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट, आज जो डिजीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। तो आज इस डिजीज़ को भी हम डिटेल से समझेंगे और साथ में एक और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि ओटाइटिस मीडिया इज़ अ डिजीज़ ऑफ मिडल ईयर। ये मिडल ईयर की डिजीज़ है, तो हम इसको अपर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर में क्यों पढ़ते हैं? हम इसको अपर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर में क्यों कंसीडर करते हैं? तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इस वर्ड की मीनिंग को समझते हैं कि ओटाइटिस मीडिया का मतलब क्या है। ओट मीन ईयर, itis mean inflammation and media mean middle. So otitis media is the inflammation of middle ear. ये inflammation है किसकी? middle ear की। Dear student, यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर में नजर आ रहा होगा, ये क्या है? ईयर का स्ट्रक्चर है। तो ईयर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज आउटर ईयर, इसके बाद मिडल ईयर एंड लास्ट वन इज इनर ईयर। तो डियर स्टूडेंट, ईयर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। हमारा जो मेन काम है वो किसके साथ है? वो मिडल ईयर के साथ है, क्योंकि ये जो डिजीज़ है, ये जो इन्फ्लेमेशन है, ये मिडल ईयर में होता है। तो आपने मिडल ईयर के ऊपर फोकस रहना है। नो डियर स्टूडेंट, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कि ओटाइटिस मीडिया इज अ डिजीज ऑफ मिडल ईयर, देन व्हाई वी कंसीडर या व्हाई वी स्टडी इट अपर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर। हम इसको अपर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर में क्यों कंसीडर करते हैं? तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको एक रास्ता नज़र आ रहा होगा, सही है? ये रास्ता जो है ये किसका है? ये नेजल कैविटी का है, जो नोज से आता है, नोज की तरफ से आता है। क्लियर? तो यहाँ पर यानी ये नोज है, तो नोज के अंदर ये जो होल्स है, ये जो सुराख है, इसको हम क्या कहते हैं? नेजल कैविटी। तो डियर स्टूडेंट, नोज की तरफ से जो अंदर सुराख आता है उसको हम नेजल कैविटी कहते हैं। और यही नेजल कैविटी जिस पार्ट में ओपन होती है, ये नेजल कैविटी जिस हिस्से में ओपन होती है, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? नेजोफेरिंक्स कहते हैं। नेजोफेरिंक्स इज द पार्ट ऑफ फेरिंक्स। यानी आप ये कह सकते हो कि नेजल कैविटी ओपन होती है किस में? फेरिंक्स में। तो डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एक पार्ट फेरिंक्स भी आता है। तो डियर स्टूडेंट, बेसिकली ये जो इन्फ्लेमेशन होती है, इसमें फेरिंक्स का जो है वो मेन रोल है। क्यों? क्योंकि ये फेरिंक्स जो है ये रास्ता प्रोवाइड करता है किसको? पैथोजेंस को। वो इस रास्ते को यूज करके यहाँ पर इन्फ्लेमेशन कर दे मिडल ईयर में। डियर स्टूडेंट, तो इसलिए हम ओटाइटिस मीडिया को अपर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर में कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है फेरिंक्स क्या है? इन्वॉल्व है। क्लियर? नेसोफेरिंक्स इज द अपर पार्ट ऑफ फेरिंक्स और ये इन्वॉल्व है किस चीज़ में? मिडल ईयर की इन्फ्लेमेशन में। क्यों? क्योंकि ये रास्ता देता है पैथोजेंस को कि पैथोजेंस इस रास्ते से इंटर हो किस में? मिडल ईयर में। नो डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं इन्फ्लेमेशन की तरफ कि मिडल ईयर में इन्फ्लेमेशन होता किस तरह है। बेसिकली पहले हम मिडल ईयर के पार्ट्स को देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर ये जो आपको एक पर्दा नज़र आ रही है, एक जाली नज़र आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं? ईयर ड्रम। ईयर ड्रम, या फिर हम इसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये जो ईयर ड्रम है या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये किस में आती है? मिडल ईयर में आती है, जिसको हम नॉर्मली पर्दा कहते हैं कि कान का पर्दा। नो डियर स्टूडेंट, इसके बाद यहाँ पर आपको 3 टाइप्स के बोन मिलेंगे, यानी यहाँ पर आपको छोटे 3 बोन्स मिलेंगे। इन बोन को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं
आजिकल्स, क्या? आजिकल्स, क्लियर। और इसको इकट्ठा हम क्या नाम देते हैं? आजिकल्स। और पहला जो बोन है इसको हम मेलस कहते हैं। मैं शॉर्टकट लिखता हूँ एम से, मेलस, इंकस और स्टेपस। तो ये जो स्टेप्स है, इंकस है और मेलस है, इन तीन को हम क्या कहते हैं? आजिकल्स कहते हैं। तो मिडल ईयर में ये दो चीज़ें आती है, क्या? ईयर ड्रम या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, और इसके अलावा मेलस, इंकस और स्टेप्स, ये जो 3 आजिकल्स है यानी 3 बोन्स है। नो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको एक और चीज़ भी नज़र आ रही होगी। ये जो रास्ता है, ये जो नाली है, ये जो ट्यूब आपको नज़र आ रहा है, ये किस में आता है? ये भी मिडल ईयर से निकलता है, मिडल ईयर से ये राइज होता है। तो इस ट्यूब को हम क्या नाम देते हैं? इस ट्यूब को हम कहते हैं यूस्टेचियन ट्यूब, यूस्टेचियन ट्यूब। तो डियर स्टूडेंट, आज आपने फोकस करना है किस चीज़ के ऊपर? मिडल ईयर पे और यूस्टेचियन ट्यूब पे। इन दोनों पे आपने फोकस करना है, क्योंकि यूस्टेचियन ट्यूब जो है वो इन्वॉल्व है मिडल ईयर के इन्फ्लेमेशन में। नो डियर स्टूडेंट, होता क्या है बेसिकली, यहाँ से नोज के ज़रिए कोई पैथोजन आता है या कोई पार्टिकल आता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से नेज़ल कैविटी यानी इसके जो काजेज़ है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से जो नेज़ल कैविटी है, तो इसके थ्रू यहाँ पर पैथोजन्स आते हैं, डिफरेंट किस्म के पार्टिकल्स आते हैं। तो वो पार्टिकल जब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर पहुँचते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम बैक्टीरिया के एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो बैक्टीरिया जो है वो यहाँ पर पहुँचती है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है? बैक्टीरिया है। जब बैक्टीरिया नेज़ल कैविटी के थ्रू नेज़ोफेरेंक्स में पहुँचती है, तो ये नेज़ोफेरेंक्स से कहाँ पर मूव करती है? अंदर की तरफ जाती है। यूस्टेचियन ट्यूब का रास्ता जो है उसको यूज़ करके जो बैक्टीरिया है वो अंदर पहुँचती है, किस में? मिडल ईयर तक पहुँच जाती है। कहाँ पर? मिडल ईयर तक पहुंच जाती है। अब जब ये यहाँ पर पहुंच जाती है, तो यहाँ पर मिडल ईयर के अंदर क्या है? यहाँ पर फ्लूइड्स है, यहाँ पर आपको फ्लूइड मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट, ये जो फ्लूइड है मिडल ईयर का, यहाँ पर बैक्टीरिया जैसे ही पहुँचती है, तो इसी फ्लूइड के अंदर बैक्टीरिया क्या करती है? खुद को रिप्लिकेट करती है। बैक्टीरिया की यहाँ पर ग्रोथ होती है। इसके अलावा और भी डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, एलर्जिक पार्टिकल हो सकते हैं, पैथोजन्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया एक्सेट्रा वगैरह। तो वो यहाँ पर जैसे ही पहुँचती है, तो वो उसकी यहाँ पर ग्रोथ शुरू होती है, वो ग्रोथ करती है अपनी। तो डियर स्टूडेंट, जैसे ही यहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, तो यहाँ पर इन्फ्लेमेशन काज होता है। अब इन्फ्लेमेशन क्या है? लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने इसको डिटेल से डिस्कस किया था। उस लेक्चर का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपने वहाँ पर जाकर देखना है। क्लियर? तो यहाँ पर जैसे ही बैक्टीरिया पहुँचती है, तो इस फ्लूइड में बैक्टीरिया खुद की रिप्लिकेशन स्टार्ट करती है। वो रिप्लिकेट होती है, डिवाइड होती है, क्योंकि इस फ्लूइड के अंदर इस बैक्टीरिया के लिए क्या होती है? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वो इस न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करती है और रिप्लिकेशन स्टार्ट करती है। यानी ये फेवरेबल इन्वायरमेंट होता है किसके लिए? बैक्टीरिया के लिए। तो डियर स्टूडेंट, जब यहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है इसी फ्लूइड के अंदर, तो यहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टार्ट हो गई। तो हमारे बॉडी में एक सिस्टम है जिसको हम इम्यूनो सिस्टम कहते हैं या इम्यूनिटी कहते हैं, जो हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। तो डियर स्टूडेंट, हमारे बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है यानी वाइट ब्लड सेल और एंटीबॉडीज़, वो यहाँ पर आ जाती है। क्योंकि हमारे बॉडी में जब भी इस तरह कोई इन्फेक्शन काज होती है किसी पैथोजेंस की वजह से या किसी डस्ट पार्टिकल की वजह से या एलर्जिक पार्टिकल की वजह से, तो हमारा इम्यूनो सिस्टम रिस्पांस करता है। क्लियर? तो हमारे जो वाइट ब्लड सेल है और एंटीबॉडीज़ है वो यहाँ पर पहुँच जाती है। जब वो यहाँ पर पहुँच जाती है, फॉर एग्जांपल ये क्या है? वाइट ब्लड सेल्स है। ये जो आपको रेड कलर में नज़र आ रहे हैं, ये क्या है? वाइट ब्लड सेल्स है। तो ये वाइट ब्लड सेल जो है वो यहाँ पर फाइट शुरू करते हैं। जब वाइट ब्लड सेल फाइट शुरू करते हैं, तो इस फाइट के रिजल्ट में यहाँ पर इन्फ्लेमेशन काज होती है। डियर स्टूडेंट, जब
फाइट शुरू होती है और फाइट के रिजल्ट में यहाँ पर इन्फ्लेमेशन काज होती है। इन्फ्लेमेशन क्या है वो मैंने पहले कहा कि लास्ट लेक्चर में हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया है। तो यहाँ पर इसके रिजल्ट में, इस इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में यहाँ पर क्या बन जाता है, पस बन जाता है। क्या? पस। पस क्या है? डेड सेल जो होते हैं, वाइट ब्लड सेल, और इसके अलावा जो बैक्टीरिया है इसके, यानी इसकी जो डेड सेल्स है, कचरा जो है, उसको हम क्या कहते हैं, पस कहते हैं। क्योंकि फाइट के रिजल्ट में मोस्टली इसमें न्यूट्रोफिल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं और फाइट के रिजल्ट में यहाँ पर क्या हो जाती है, पस बन जाती है। पस क्या है? पस इज अ येलोइश थिक फ्लूइड बन जाता है। क्लियर? ओके। तो यहाँ पर ये इन्फ्लेमेशन काज होती है। क्लियर? अब इस इन्फ्लेमेशन की वजह से ये जो यूस्टेचियन ट्यूब है जिसने रास्ता दिया था बैक्टीरिया को कि वो अंदर आ जाए और अंदर जो है वो यहाँ पर इन्फ्लेमेशन काज करे, ये यूस्टेचियन ट्यूब इस इन्फ्लेमेशन की वजह से, ये इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है तो ये इस इन्फ्लेमेशन की वजह से इसकी स्वेलिंग हो जाती है, यानी कि अंदर की तरफ से जो टिश्यू है वो स्वेल अप हो जाते हैं। तो उस स्वेलिंग के रिजल्ट में क्या हो जाता है कि ये जो ट्यूब है ये इस तरह ब्लॉक हो जाता है। क्लियर? यानी ये जो टिश्यू है ये, इनकी स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग के रिजल्ट में ये ट्यूब जो है ये इस तरह ब्लॉक हो जाता है, ये रास्ता जो है ये बंद हो जाता है। तो उसके रिजल्ट में होता क्या है, ये जो एक्युमुलेशन यहाँ पर हुई है ये यहाँ पर और भी ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब इसको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता। बेसिकली यूस्टेचियन ट्यूब का जो फंक्शन है वो क्या है, एक तो ये एयर प्रेशर को बैलेंस करता है। क्लियर? और दूसरा ये क्या करता है, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है उसको ये बाहर निकालता है और यहाँ फेरेंक्स में, और फेरेंक्स के बाद वो स्टमक में पहुँचता है। तो इसका मेन काम ये है। तो डियर स्टूडेंट, जब यहाँ पर इन्फ्लेमेशन काज होती है तो इसकी वजह से ये यूस्टेचियन ट्यूब क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। जब ये ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्वेलिंग होती है, टिश्यू की स्वेलिंग होती है और यहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन पहुँचता है, तो जिसकी वजह से ये ट्यूब ब्लॉक हो जाता है। जब ब्लॉक हो जाता है तो ये बाकी जो अंदर पस है या जो फ्लूइड है, येलोइश फ्लूइड है, ये बाहर नहीं निकल सकता। तो ये यहाँ पर ट्रैप हो जाता है, यहाँ पर ये जमा होता रहता है। तो डियर स्टूडेंट, जब इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसके रिजल्ट में हमारे बॉडी में डिफरेंट किस्म के हमें पेन होते हैं और हमारे बॉडी में डिफरेंट किस्म के सिम्टम्स आते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हम इसके जो सिम्टम्स है और डिफरेंट जो काजेज है और उसके बाद इसके जो टाइप्स है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम आते हैं इसके टाइप्स के ऊपर। तो टाइप्स में इसके दो टाइप्स है, एक को हम कहते हैं एक्यूट ओटाइटिस मीडिया और दूसरे को हम कहते हैं क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया। डियर स्टूडेंट, जो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है ये लेस देन 3 वीक्स, यानी ये इन्फ्लेमेशन जब 3 हफ्तों से पहले ही ठीक हो जाए, यानी 3 हफ्तों तक रहती है, 3 हफ्ते से कम टाइम में ये इन्फ्लेमेशन होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। डियर स्टूडेंट, जो क्रॉनिक है ये क्या होती है, ये मोर देन 3 वीक्स, यानी ये 3 हफ्तों से जब ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो, यानी 3 हफ्तों से ज़्यादा आप बीमार हो, आपके अंदर इन्फ्लेमेशन हो, तो उस ओटाइटिस मीडिया को हम क्या कहते हैं, क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। नो डियर स्टूडेंट, अब हम इसके जो मेन चीज़ है जिसने यहाँ पर रास्ता प्रोवाइड किया है, एक वे प्रोवाइड किया है कि पैथोजन मिडल ईयर तक पहुँच जाए, वो क्या है, वो यूस्टेचियन ट्यूब है। तो डियर स्टूडेंट, यूस्टेचियन ट्यूब जो है ये 2 टाइप्स का होता है, डिपेंड करता है कि चिल्ड्रन में है या फिर एडल्ट में है। चिल्ड्रन में ये जो यूस्टेचियन ट्यूब होता है ये स्मॉलर होता है। क्या होता है, स्मॉलर होता है, यानी इसका साइज जो है वो शॉर्ट होता है, यानी छोटा होता है, यानी इसकी जो लेंथ है वो कम होती है। डियर स्टूडेंट, जो एडल्ट में होता है तो एडल्ट में इसकी लेंथ क्या होती है, लार्जर होती है, यानी इसकी लेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है। डियर स्टूडेंट, चिल्ड्रन में जो यूस्टेचियन ट्यूब है ये हॉरिजॉन्टल होता है। क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल होने का क्या मतलब है कि यहाँ पर इसी तरह सीधा होगा, सीधा,
क्लियर, ओके। और एडल्ट में ये जो है ये क्या होता है, वर्टिकली होता है। क्या होता है, वर्टिकली होता है। डियर स्टूडेंट, बच्चों में ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। इसका जो शेप है वो किस तरह, यानी इस तरह सीधा होता है, बिल्कुल सीधा। जो एडल्ट में है तो आपको ये यहाँ पर लग रहा होगा ये इस तरह शेप है इसका, क्लियर, इस तरह आया हुआ है ना, ऊपर से नीचे की तरफ आया हुआ है वर्टिकली। जबकि बच्चों में ये क्या है, हॉरिजॉन्टल होता है, बिल्कुल इस तरह सीधा होता है। तो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि यूस्टेशियन ट्यूब जो है वो स्मॉलर है या लार्जर है, यानी इसकी वजह से कोई फ़र्क पड़ता है ओटाइटस मीडिया होने में या नहीं पड़ता। तो डियर स्टूडेंट, बच्चों में इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं ओटाइटस मीडिया के। वो चांसेस किस तरह ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बच्चों में जो यूस्टेशियन ट्यूब है वो हॉरिजॉन्टल होता है। तो हॉरिजॉन्टल में जो बैक्टीरिया है या बाकी जो पार्टिकल है वो इजीली जा सकते हैं, क्लियर, उसको आसानी होती है अंदर जाने में। नो डियर स्टूडेंट, जो एडल्ट में है इसमें इसके चांसेस कम होते हैं ओटाइटस मीडिया के। क्यों, क्योंकि एडल्ट में जो यूस्टेशियन ट्यूब है वो वर्टिकल है। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया है या बाकी एलर्जिक पार्टिकल है उनको मुश्किल होती है कि वो नीचे से ऊपर जाए, नीचे से ऊपर जाए। तो इसलिए एडल्ट में इसके चांसेस कम होते हैं और बच्चों में इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। डियर स्टूडेंट, अब अगर हम इसके काजेज़ के ऊपर आए तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि इसके काजेज़ में क्या होते हैं, एलर्जी होती है, यानी कोई एलर्जिक पार्टिकल आ जाए, कोई डस्ट पार्टिकल आ जाए, ओके। इसके अलावा इन्फेक्शन भी हो सकता है, यानी आपको यहाँ पर कोई भी बैक्टीरिया पैथोजन इसकी वजह से आपको इन्फेक्शन होगा तो वो इन्फेक्शन किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, ओटाइटिस मीडिया में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड होगा ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब। डियर स्टूडेंट, इसके अलावा न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी भी होने की वजह से ये होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी की वजह से ये किस तरह होता है। तो डियर स्टूडेंट, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी का क्या मतलब है, बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनो सिस्टम है, क्लियर, इम्यूनिटी सिस्टम है। तो ये इम्यूनो सिस्टम जो है ये डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर, न्यूट्रिएंट्स के ऊपर। अगर आपका डाइट जो है वो बैलेंस डाइट नहीं है, आपका खुराक जो है वो बैलेंस डाइट नहीं है, तो आपका इम्यूनो सिस्टम वीक होगा। यानी आपके अंदर अगर न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है, न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो वीक होगा। जब इम्यूनिटी सिस्टम वीक होगा यानी आपके जो वाइट ब्लड सेल है, एंटीबॉडीज़ है, वो उनकी तादाद कम होगी, वो वीक होंगे, तो वो यहाँ पर सही फाइट नहीं कर सकते। जब यहाँ पर सही फाइट नहीं कर सकते तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। और वो इन्फ्लेमेशन जो है, अगर आपका जो इम्यूनो सिस्टम है वो वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है, तो वो इन्फ्लेमेशन जो है वो क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया में कन्वर्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, अब हम इसके सिम्टम्स के ऊपर आते हैं। तो सिम्टम्स में क्या होता है, यहाँ पर आपको एयर एक ही भी होगी, यानी कान में दर्द होगा। इसके अलावा डिफरेंस होगी, यानी आपको कोई चीज़ सुनाई नहीं देगी, आपको कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी। इसके अलावा क्या होगा, टिनाइटस। टिनाइटस क्या है, रिंगिंग होगी, सही है, आपके कान में आपको आवाज़ें सुनाई देंगी, यहाँ पर बजिंग होगी, रिंगिंग होगी, क्लियर। इसके अलावा सेंस ऑफ फुलनेस इन द ईयर, आपके ईयर में सेंस ऑफ फुलनेस होगी, यानी आपका जो ईयर है ये आपको बारी बारी लगेगा, आपको इस तरह लगेगा कि यहाँ पर अंदर कोई चीज़ भरी हुई है, क्लियर। इसके अलावा यहाँ पर फीवर भी होगा, यानी आपको टेम्परेचर भी होगा। चेंजिंग इन एपिटाइट एंड स्लीपिंग पैटर्न, आपके भूख में भी चेंजिंग होगी, सही, आपको भूख कम लगेगी और आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो भी ख़राब होगा। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर पेन होगा, तो उस पेन की वजह से जो आपका स्लीपिंग पैटर्न है वो भी ख़राब होगा, आपको नींद सही तरह से नहीं आएगी। डियर स्टूडेंट, इसके अलावा क्या होगा, फ्लूइड लीकिंग फ्रॉम ईयर, यहाँ पर आपके ईयर से फ्लूइड भी लीक होंगे। अगर ये बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लूइड लीक होंगे। डियर स्टूडेंट, फ्लूइड जो है वो लीक किस तरह होंगे, डियर स्टूडेंट, जब यहाँ पर इन्फ्लेमेशन काज होती है, इन्फेक्शन काज होती है, तो अगर वो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर हो, क्लियर, तो क्या होगा, ये जो आपका ईयर ड्रम है या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है,
इसमें क्या हो जाएंगे, सुराख हो जाएंगे। इस इन्फेक्शन की वजह से ये ख़राब हो जाएगी, यहाँ पर पोर्स हो जाएंगे, सुराख हो जाएंगे। तो ये जो फ्लूइड है ये इन पोर्स के ज़रिए बाहर आएगा। क्लियर? तो बाहर आएगा और यहाँ पर ये इसकी लीकिंग होगी, यानी कि आपका जो फ्लूइड है वो बाहर की तरफ डिस्चार्ज हो जाएगा। नो डियर स्टूडेंट, नोज़िया होगा यानी आप दिल का ख़राब होना। क्लियर? और इसके अलावा डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग एंड हेयरिंग, आपको डिफ़िकल्टी होगी स्पीकिंग में भी और हेयरिंग में भी। वो किस तरह? क्योंकि जब आपको डिफनेस होगी, यानी कि जब आपको कोई चीज़ सुनाई नहीं देगी तो आप फिर स्पीकिंग किस तरह करेंगे, आप फिर बोलेंगे किस तरह? जब आपको एक चीज़ सुनाई नहीं देती तो फिर आप उसका रिस्पांस किस तरह करोगे? क्लियर? तो आपको डिफ़िकल्टी होगी स्पीकिंग में। नो डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट के ऊपर। तो मोस्टली जो 80% केसेस है वो रिजॉल्व होते हैं ऑन इट्स ओन, वो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। जो 80% केसेस है वो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। क्यों? और मोस्टली ये 3 to 4 डेज में ये ठीक हो जाते हैं। क्लियर? क्योंकि जो आपकी इम्यून सिस्टम है वो यहाँ पर रिस्पांस करता है और वो इस बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन या कोई भी एलर्जिक पार्टिकल वो उसे ख़त्म कर देते हैं, वो उसे नहीं छोड़ते, वो और आगे इन्फेक्शन करे। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट, अब अगर ये 3 to 4 डेज में ठीक नहीं होता, क्लियर, और ये मतलब आपका जो इम्यून सिस्टम है वो सही तरह से इसको कंट्रोल नहीं कर सकती, तो आपने क्या करना है, आपने एंटीबायोटिक लेना है। एंटीबायोटिक किसके खिलाफ लेना है? इन पैथोजेंस के खिलाफ लेना है, बैक्टीरिया के खिलाफ लेना है। मोस्टली जो एंटीबायोटिक यूज होते हैं वो कौन से हैं? टेट्रासाइक्लिन और इसी तरह एरेथ्रोमाइसिन डियर स्टूडेंट। और इसी तरह पेन किलर में आपने क्या लेना है? पैरासीटामोल लेना है, पैरासीटामोल। और इसके अलावा आइबुप्रोफेन भी यूज़ होती है। तो डियर स्टूडेंट, कभी कभी जब ये बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो जाता है, यानी लंबे अरसे तक होता है, तो ये सर्जरी की जाती है। डियर स्टूडेंट, सर्जरी के अंदर जो ट्यूब यूज़ होता है, जिसको अंदर डाला जाता है और इस फ्लूइड को बाहर निकालना होता है, उस ट्यूब को हम क्या कहते हैं? उस ट्यूब को हम कहते हैं टिम्पेनोस्टोमी। क्लियर? ये उस ट्यूब का नाम है जो यूज़ होता है इस फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए। क्लियर? और इस ऑपरेशन को क्या कहते हैं, या इस सर्जरी को क्या कहते हैं? इस सर्जरी को कहते हैं मेरिंगोटोमी। डियर स्टूडेंट, सर्जरी में जो ट्यूब यूज़ होता है उसको हम क्या कहते हैं? टिम्पेनोस्टोमी। क्लियर? जिसको अंदर डाला जाता है और उसके ज़रिए इस फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है। ये जो पस है इसको बाहर निकाला जाता है। और ये इस ऑपरेशन को क्या कहते हैं? इस ऑपरेशन को कहते हैं मेरिंगोटोमी। क्लियर? नो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा। और अगर किसी का कोई सवाल हो या किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो दोबारा कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू वेरी मच।